आज हम समझेंगे गैस्ट्राइटिस। स्टमक से जुड़े हुए जितने भी अध्ययन होते हैं ये गैस्ट्रोलॉजी में आते हैं। गैस्ट्रो सुनते ही हमारे मन में पहला सवाल आता है कि ये गैस की प्रॉब्लम है। यह गैस की प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, ये एक लक्षण है। वो बता रहा है कि हमारे पेट के अंदर कोई समस्या है और हमारे पूरे शरीर में जो गैस का फॉर्मेशन होता है वो स्टमक से ही होता है। पेट से जुड़ी हुई जो मुख्य बीमारी है उसी को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। व्यक्ति के स्टमक के अंदरूनी दीवार पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ही गैस्ट्राइटिस कहते हैं। स्टमक में एक फ्लूइड होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें 4 चीजें होती हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिनोजेन नाम का एक एंजाइम होता है, तीसरा म्यूकस होता है, चौथा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये मिनरल और विटामिन को बचा करके इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें ये समझना जरूरी है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक में नहीं बनता। ये स्टमक के ठीक ऊपरी भाग जो कार्डियक स्फिंक्टर है, फूड पाइप जहाँ पर खत्म होता है और स्टमक जहाँ से शुरू होता है उस जॉइंट पे एक स्फिंक्टर यानी कि एक दरवाजा टाइप का होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये हार्ट के पास होता है इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। वहीं से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। बाकी जो 3 चीजें हैं वो हमारे स्टमक के अंदर की जो दीवारें हैं वही बनाते हैं। वहीं एसिड भी बनता है, पेप्सिन भी वहीं बनता है, म्यूकस भी वहीं बनता है। एसिड बनता है खाने को तोड़ने के लिए। अगर खाने के साथ मुंह के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पेट में चला गया तो उसको मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 ही कार्य हैं, एक खाने को तोड़ना, दूसरा किसी भी तरह के इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करना। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। स्टमक में जो एसिड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टमक की दीवारों को डैमेज कर सकता है, उसको जला सकता है। तो स्टमक की दीवार न जले इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा म्यूकस बनाते रहता है। ये जो एसिड होता है उस म्यूकस को जलाते रहता है। यह एक प्रक्रिया है, एसिड बन रहा है, म्यूकस उसको जला रहा है। ये हमेशा चलते रहता है और हमेशा चलते रहना चाहिए। लेकिन किसी कारण से स्टमक की दीवार में इन्फ्लामेशन आ गया तो जलना जारी रहेगा और बनना कम हो जाएगा या बनना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे दीवार कमजोर हो जाती है, जगह जगह पर जख्म हो जाते हैं, टूटने लगती है, हार्ड हो जाना इत्यादि। कुल मिलाकर उसका जो केमिकल सिक्रेशन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस बनाना, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे ये कम होने लगेगा तो दीवार को क्षति पहुंचने लगेगी और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसको मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया भी कहते हैं। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या जो उसकी रिपोर्ट है उसमें गैस्ट्राइटिस लिखा है, उसके साथ साथ मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया शब्द सुनने को भी मिलता रहता है, तो समझ लीजिए अब वो जो गैस्ट्राइटिस है वो अब कैंसर में बदल चुका है। 60 से 70% गैस्ट्राइटिस के जो केस हैं अगर इन्हें सही तरीके से ठीक नहीं किया गया तो उनके कैंसर में बदलने की संभावना रहती है। स्टमक कैंसर या ड्यूडेनम कैंसर, इसलिए समय रहते ही उचित उपचार कर लेना आवश्यक है। गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, यानी कि इस स्थिति में हमें न्यूरोथेरेपी में एडीआर देना पड़े, लेकिन जरूरी नहीं है गैस्ट्राइटिस हुआ है इसको एडीआर ही देना है। गैस्ट्राइटिस में कभी कभी क्या होता है, इसमें टाइप जैसे टाइप ए बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो म्यूकस सेल है, हमारा जो इम्यून सेल है, जो WBC है, ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स है, यही स्टमक की दीवार पर हमला करके उसको डैमेज करने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑटो इम्यूनिटी हो गया है। तो अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो हमें न्यूरोथेरेपी में 30 मेडुला 6 ADR देना पड़ता है। ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए है। बीमारी को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी के और भी ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। टाइप बी इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कि बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी आ गया है तो बॉडी के अंदर जो उसके कारण इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन एक समय के बाद इन्फ्लामेशन में बदल जाता है, वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। बाहर से आने वाली चीजों में एक बैक्टीरिया है। कभी भी गैस्ट्राइटिस या पेट से जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी तो उस बैक्टीरिया का नाम सुनने को मिलेगा। उसका नाम है हेलिकोबैक्टर। इसी के नाम से बैक्टीरिया शब्द पड़ा है। अगर किसी कारण से मुंह के रास्ते से हमारे स्टमक में आ जाए और हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उसको खत्म कर पाए तो उसके इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लामेशन होकर के गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। टाइप सी, ये बाहर या अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जीवित पदार्थ नहीं है, ये एक केमिकल है। तो अगर केमिकल के कारण इन्फ्लामेशन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है,
तो इसको टाइप सी कहते हैं। जानते हैं कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिसके कारण हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पहला आता है पेन किलर। चाहे आप कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए इत्यादि किसी भी चीज के लिए आप पेन किलर लंबे समय से ले रहे हैं तो उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। दूसरा अल्कोहल, जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं उसके कारण भी स्टमक की लाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बाहरी केमिकल भी हैं, जैसे कुछ आउटर केमिकल भी हैं। माना कि किसी ने अनजाने में ऐसा केमिकल पी लिया, एसिड, फिनाइल, डिटॉल पी लिया, ऐसा कोई भी केमिकल जो इंटरनल यूज के लिए नहीं है, उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में इनका जो बेसिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, ऑटो इम्यून के लिए ITF ट्रीटमेंट देते हैं, 6 मेडुला देते हैं, 6 ADR देते हैं। केमिकल के रिएक्शन को काटने के लिए न्यूट्रल ट्रीटमेंट हो गया, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट हो गया, इस प्रकार के ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में देते हैं। टाइप बी में शुरू में 4 से 5 दिन वायरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ITF देना पड़ेगा। आगे प्रॉब्लम के हिसाब से और भी ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। गैस्ट्राइटिस 2 तरह का होता है, पहला इरोसिव और दूसरा नॉन इरोसिव। ये क्या चीज है इसको समझते हैं। किसी भी चीज को खुरच देना, मतलब स्टमक की दीवार को किसी ने खुरच दिया है, तो कौन खुरच सकता है? ऑटो इम्यून वाला तो नहीं खुरच सकता, ना ही इन्फ्लेमेशन वाला, ना ही इन्फेक्शन खुरचेगा। तो सवाल आता है खुरचता कौन है? तो केमिकल वाला खुरचता है, जैसे पेन किलर, शराब, ये सब इरोसिव हैं, खुरच देगा, वहां से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है मोशन में, वोमिटिंग में, मोशन में ब्लड के पार्टिकल आ जाए। इस स्थिति में क्या हो रहा है? फिजिकल डैमेज हो रहा है, स्टमक क्षतिग्रस्त हो रहा है। दूसरा, ये अचानक होता है, जैसे आप पेन किलर 4-5 महीने से खा रहे हो, अचानक एक दिन पेट में दर्द हो गया, इंडोस्कोपी हुआ, पता चला गैस्ट्राइटिस हो चुका है, तो ये अचानक होगा। नॉन इरोसिस के केसेस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, ऑटो इम्यून है, हेलिकोबैक्टर के कारण म्यूकस बनना या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, अगर इरोसिस है तो वहाँ से कुछ न कुछ निकलेगा, फ्लूइड के रूप निकलेगा, कुछ न कुछ निकलेगा, फ्लूइड, सिलोरा फ्लूइड, ब्लड निकलेगा, कुछ न कुछ निकलेगा। इसको रोकना है। जो भी ट्रीटमेंट इसमें देंगे, इससे संबंधित न्यूरोथेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे, उसमें 4 थायराइड जरूर ऐड करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसको भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी उसकी धीरे धीरे भूख कम होने लगेगी, वेट कम होने लगेगा। अगर ये स्थिति आएगी तो इसके साथ भोजन का ब्रेकडाउन ठीक से नहीं होगा, शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाएगी। इसका सबसे पहला इफेक्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर दिखेगा। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। अब इसके हम लक्षण जरा देखते हैं। इसमें कभी कभी बेचैनी, उल्टी जैसा मन होना, कई बार उल्टी आ भी जाती है, पेट में मीठा मीठा दर्द, ये कुछ लक्षण है। न्यूरोथेरेपी में जब हम डायग्नोस करते हैं तो पाते हैं कि गैस ओनली का एक न्यूरोथेरेपी के अंदर पॉइंट है, उस पॉइंट में दर्द होता है। अगर उस पॉइंट में दर्द है, इसका मतलब स्टमक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब ये गैस्ट्राइटिस है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट करना पड़ता है, तो उस टेस्ट का नाम है अपर इंडोस्कोपी। इससे पता चल जाता है कि गैस्ट्राइटिस है या नहीं। अगर कोई पेशेंट आता है, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये गैस्ट्राइटिस है, इसमें भी बहुत सारे टाइप है। माना गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो डिडोनम या जुजोनम से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। अगर वो किसी कारण से स्टमक में आ गया तो क्या होगा? उसे उसी समय उल्टी होगी, या तो पीले रंग की उल्टी होगी या हरे रंग की उल्टी होगी, और बिल्कुल कड़वा टेस्ट होगा। उससे हम समझ जाएंगे कि बाइल बैक कर रहा है। तो इसके लिए कार्डियक स्पिंक्टर को ठीक करना है, एम्पुला बैटर को ठीक करना है, तो हम क्या देंगे? बेटर ट्रीटमेंट देंगे, या बेटर प्लस न्यू गॉल ट्रीटमेंट हम न्यूरोथेरेपी में इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज ये है, पता कैसे चलेगा ये ऑटो इम्यून है? इसके साथ साथ पेट की दिक्कत है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपोथायराइड है। अगर इन सब मरीजों में भी गैस्ट्राइटिस पाया जाता है तो कहीं न कहीं ये इन्फ्लेमेशन के कारण है। आशा करता हूँ गैस्ट्राइटिस के बारे में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, और जो हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि गैस बन गई, तो ये गैस मामूली नहीं होती। इसके कई सारे कारणों से आप अवगत हो गए